3 postulates, 4 postulates, 5 postulates, या फिर अगर अपन कोई भी एमसीक्यू वाला पेपर देते हैं, कोई भी एग्जाम जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको हर एजम्पशन याद रखना है। देखो, तब ये है क्या चीज? तो देखो होता क्या है कि हम जो गैस देखते हैं ना, हम जो अपने आसपास गैस देखते हैं, वो आपकी रियल गैस होती है। जैसे अभी जिस रूम में तुम बैठे हो, तो उस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन, सब कुछ होगा। लेकिन ये सब गैसेस रियल है। तो रियल और आइडियल गैसेस में डिफरेंस होता है। तो किसी भी गैस को हम आइडियल गैस कब बोल सकते हैं? तो उसके कुछ एजम्पशंस हैं। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एजम्पशंस, एजम्पशंस फॉर आइडियल गैस। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि ये गैस आइडियल गैस है, तो उसके लिए मुझे कुछ एजम्पशंस करने पड़ते हैं। तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, एजम्पशंस फॉर आइडियल गैस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एजम्पशंस फॉर आइडियल गैस। और उसमें सबसे पहला एजम्पशन लिखना, सबसे पहला एजम्पशन लिखना, इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज जीरो। अब इसका मतलब क्या है? पहले एजम्पशन का मतलब यह है कि अगर मान लो किसी कंटेनर में आइडियल गैस बंद है, तो आइडियल गैस बंद है मतलब अंदर बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पहले एजम्पशन के हिसाब से किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगता। इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज व्हाट, इज इक्वल टू जीरो। मतलब आइडियल गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे पे कोई भी फोर्स नहीं लगाते हैं। ये सबसे पहला एजम्पशन है। ठीक है, अब दूसरा एजम्पशन, दूसरा एजम्पशन क्या है? देखो, पार्टिकल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन आइडियल गैस। तो अब इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, अगर किसी भी कंटेनर के अंदर आइडियल गैस बंद है, तो सॉलिड में तो क्या होता है कि पार्टिकल अपनी जगह बंधे हुए होते हैं। लेकिन गैस में क्या होता है? आपके पार्टिकल कंटिन्यूसली ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो आपका जो पाथ होगा, वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। मतलब ऐसा कर्व वाला पाथ नहीं हो सकता। आपका पाथ हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो पार्टिकल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन आइडियल गैस। ठीक है, अब तीसरा एजम्पशन, तीसरा एजम्पशन लिखो अपनी कॉपी में, प्रेशर एंड डेंसिटी एट ऑल द पॉइंट इज सेम। प्रेशर एंड डेंसिटी at all the point will be same, at all the points inside container is same, at all the points inside container is same। तो इसका मतलब क्या है? तुम कंटेनर के अंदर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर नापो या डेंसिटी नापो, सब जगह प्रेशर और डेंसिटी क्या होगी? आपकी सेम होगी। तो अब तक मैंने तुम्हें 3 एजम्पशन लिखा है। स्वरा, मैंने अभी चालू किया बेटा। मैंने अभी तक ये पढ़ाया कि किसी भी गैस को अगर अपन आइडियल गैस बोलते हैं, तो उसके लिए अपने को कुछ एजम्पशन करने पड़ते हैं। सबसे पहला एजम्पशन ये है कि अपनी जो आइडियल गैस होती है ना, वो बहुत सारे पार्टिकल से बनी होती है। तो किन्हीं भी दो पार्टिकल ले लो, उनके बीच में कभी कोई फोर्स नहीं लगता। तो इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैसेस जीरो। आपके आइडियल गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कैसे ट्रैवल करते हैं? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। मतलब आपका जो पाथ है वो कर्व नहीं हो सकता। तो पार्टिकल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। फिर तीसरा एजम्पशन क्या है? कि प्रेशर एंड डेंसिटी एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड कंटेनर इज सेम। कंटेनर के अंदर तुम यहां पे नापो, यहां पे नापो, यहां पे नापो, यहां पे नापो, कहीं पे भी, सब जगह आपका प्रेशर और डेंसिटी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं फोर्थ एजम्पशन पे। तो फोर्थ एजम्पशन लिखो अपनी कॉपी में, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स is considered to be negligible. Volume of particles is considered to be negligible. अब इसका मतलब क्या है? कि हम ये एज्यूम करते हैं कि अपनी आइडियल गैस जिन पार्टिकल से बनी है ना, उन पार्टिकल का रेडियस बहुत कम है। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं, इनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है ना, इनका वॉल्यूम आप लेते ही नहीं हो। तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। लिख लो अपनी कॉपी में एक बार। और अब तक इन चारों में कोई भी डाउट है तो पूछो।
देवांश कोई डाउट है तो पूछो। तुम्हें ये याद रखने, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अभी एक दो एजम्पशन और भी हैं और तुम लिख के ले लो, आपके एग्जाम में पक्का आएंगे। और तुम कोई भी पेपर दे दो जिसमें एमसीक्यूज आते हैं, तो इन एजम्पशन में से एक एजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। ध्रुव मैंने कुछ बोला नहीं बेटा, यही लिखा हुआ है, लिख। चार मैंने पढ़ा है। पहला है इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल इज जीरो, दो एटम एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाते, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, सब जगह प्रेशर और डेंसिटी बराबर होती है, और पार्टिकल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। मतलब आपके कंटेनर में जो आइडियल गैस के पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल का वॉल्यूम करीबन करीबन किसके आसपास है? जीरो के आसपास है ना? कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट एजम्पशन पे जाता हूं। ओके, तो एजम्पशन नंबर 5 क्या बोलता है, लिखो अपनी कॉपी में। ऑल द कॉलिजन्स, देखो अब आइडियल गैस किसी कंटेनर में भरी हुई है, तो आपको भी पता है कि गैस के अंदर तो क्या होते हैं, आपके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। तो होता क्या है कि मान लो कि आइडियल गैस किसी कंटेनर में भरी हुई है और आपके पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, ये वाला पार्टिकल भी टकराएगा। तो एक कंटेनर के अंदर पार्टिकल पार्टिकल से भी टकरा सकता है, पार्टिकल दीवार से भी टकरा सकता है, पार्टिकल और वॉल भी टकरा सकते हैं, पार्टिकल और पार्टिकल भी टकरा सकते हैं। तो ऑल द कोलिजन्स इन आइडियल गैस, जितने भी कोलिजन होते हैं किसके बीच में? बिटवीन पार्टिकल पार्टिकल। तो अगर दो पार्टिकल के बीच में हो रहा है, बिटवीन पार्टिकल पार्टिकल, और बिटवीन वॉल एंड पार्टिकल, और बिटवीन वॉल एंड पार्टिकल विल बी इलास्टिक। तो जितने भी कोलिजन हो रहे हैं वो सारे के सारे कोलिजन क्या होंगे? इलास्टिक इन नेचर होंगे। इलास्टिक का मतलब है एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड। मतलब हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर आइडियल गैस के अंदर जो भी कोलिजन होंगे सारे के सारे इलास्टिक होंगे, ना तो आपका एनर्जी लॉस होगा ना आपका मोमेंटम लॉस होगा। तो एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड, एनर्जी एंड मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो कोई तुम्हें पूछे कि एक कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है, कौन सी गैस भरी हुई है? आइडियल गैस। तो बताओ कि दो पार्टिकल के बीच का कोलिजन इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? याद रखना, अगर कोई इंसान वर्ड यूज करता है आइडियल गैस, तो जितने भी कोलिजन होंगे वो सारे के सारे इलास्टिक होंगे, चाहे वो दो पार्टिकल के बीच में हो या फिर पार्टिकल और वॉल के बीच में हो। ऑल द कोलिजन्स विल बी इलास्टिक इन नेचर। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सर हाँ पूछो। सर कोलिजन होने से एनर्जी कैसे कंजर्व हो सकती है? हाँ हाँ देख, बेसिकली देवांश होता क्या है, कोलिजन तीन तरीके के होते हैं। एक होते इलास्टिक, एक होते इन इलास्टिक, एक होते परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन जो होता है ना वो आइडियल होता है। आइडियल मतलब इलास्टिक कोलिजन के वक्त हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर दो पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो ना तो कोई साउंड प्रोड्यूस होगी ना कोई हीट प्रोड्यूस होगी। तो अगर हम ये एजम्पशन करेंगे कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा तो एनर्जी कंजर्व हो सकती है ना। पर इलास्टिक कोलिजन आइडियल होते हैं। रियल लाइफ में इलास्टिक कोलिजन का कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलता है। ओके सर, मतलब ये सब अजम्पशंस है ना? अब अरे मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? आइडियल। देख, इसी से बात खत्म हो गई। अपन क्या यूज कर रहे हैं? आइडियल। मतलब अपन तो एज्यूम कर रहे हैं कि कोई एनर्जी लॉस है ही नहीं, तो एनर्जी लॉस ही नहीं है तो एनर्जी कंजर्व ही रहने वाली है ना। ओके सर। ठीक है। और एक लास्ट एजम्पशन और है, वो लिख लो अपनी कॉपी में। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन ऑल द डायरेक्शन विल बी सेम। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स in all the directions will be same. In all the directions will be same। मतलब देखो है क्या, आइडियल गैस के अंदर जो भी पार्टिकल है वो एक्स में भी जा रहा होगा, वाई में भी जा रहा होगा और जेड में भी जा रहा होगा। तो तीनों डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बराबर होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो कि एक्स वाली वेलोसिटी ज्यादा है तो सारे पार्टिकल तो एक्स में जाके जमा हो जाएंगे। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि पूरे कंटेनर में सब जगह डेंसिटी सेम है, तो मतलब एक जगह पार्टिकल जमा नहीं हो सकते। तो याद रखना, आइडियल गैस के अंदर कोई भी पार्टिकल्स हैं तो उनकी सब डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल द डायरेक्शंस विल बी सेम। तो जितनी एक्स में होगी उतनी वाई में होगी उतनी जेड में होगी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो।
ठीक है, तो ये आपके 6 एजम्पशन है और तुम लिख के ले लो, तुम्हारे 4 नंबर फ्री के हैं, ये फ्री फोकट के। तुम चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दो, केवीपीवाई दे दो, ओलंपियाड्स दे दो, या तुम्हारे स्कूल का एग्जाम दे दो, इन एजम्पशन से तुम्हें क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, है ना। आपको बस एजम्पशन याद रखनी है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूं एक बार। तो देखो, पहला एजम्पशन क्या था कि इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज जीरो, तो दो पार्टिकल एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाते। दूसरा है पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। तीसरा, कंटेनर में सब जगह प्रेशर और डेंसिटी बराबर रहता है। चौथा, जो पार्टिकल्स का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है, हम ये मानते हैं कि जो पार्टिकल है उसका जो रेडियस है वो करीबन करीबन जीरो है। फिर अगला एजम्पशन, जितने भी कोलिजन है वो इलास्टिक है, चाहे दो पार्टिकल के बीच में हो, चाहे दीवार और पार्टिकल के बीच में हो। और लास्ट वाला, कि पार्टिकल्स की वेलोसिटी सब डायरेक्शन में क्या रहती है, सेम रहती है। तो जितनी एक्स में है उतनी वाई में होगी, उतनी जेड में होगी। लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है अब तक तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है अब तक तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिलेशन बिटवीन टोटल वेलोसिटी एंड वी एक्स, वी वाई, वी जेड। तो मतलब इस टॉपिक का मतलब क्या है तुम समझना। देखो, आइडियल गैस के अंदर जो भी पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल मान लो एक्स में जा रहा है वी एक्स से, वाई में जा रहा है वी वाई से, और जेड में जा रहा है वी जेड से। तो मैंने तुम्हें क्या एजम्पशन बोला कि पार्टिकल की तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होगी। तो वी एक्स विल बी इक्वल टू वी वाई, विल बी इक्वल टू वी जेड। और मान लो कि इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी है वी, तो वी को अपन क्या लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड कैप लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। एक्स में वी एक्स है तो वी एक्स आई कैप, वाई में वी वाई है तो वी वाई जे कैप, जेड में वी जेड है तो वी जेड के कैप। तो ये आ गई आपकी नेट वेलोसिटी। अगर तुम्हें किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना नहीं आता है तो आप सीख लो, किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रूट लो। आई के साथ क्या है, वी एक्स, तो जो आई के साथ है उसका स्क्वायर, फिर जो जे के साथ है उसका स्क्वायर, फिर जो के साथ है उसका स्क्वायर। तो ये, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। रूट लेके आई के साथ है उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ है उसका स्क्वायर, प्लस के साथ है उसका स्क्वायर। तो इस रूट को उधर शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। लेकिन मैंने क्या बोला, वी एक्स, वी वाई और वी जेड तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो वी वाई को भी वी एक्स लिख सकते हैं, वी जेड को भी वी एक्स लिख सकते हैं। तो मोड ऑफ वी एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 3 वी एक्स स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि वी एक्स, वी वाई, वी जेड बराबर है। तो वी एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो जो वी एक्स आएगा वही वी वाई आएगा, वही वी जेड आएगा। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, लिख लो। रिलेशन बिटवीन टोटल वेलोसिटी मतलब ये v, और वी एक्स, वी वाई, जेड है, वी जेड। तो आप वी एक्स निकाल लो, तो जो वी एक्स होगा वही आपका वी वाई भी होगा, वही आपका वी जेड भी होगा। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। याद रखना, आइडियल गैस के अंदर जो पार्टिकल होता है उसकी तीनों डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है ना, वो बराबर होती है। तो जितनी एक्स में होगी उतनी वाई में होगी, उतनी जेड में होगी। तो वी एक्स इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी जेड। तो नेट वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ आई के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस के साथ जो इसका स्क्वायर। लेकिन ये तीनों तो बराबर है, तो तीनों बराबर है तो मैंने वी एक्स की जगह वी वाई की जगह भी वी एक्स लिखा, वी जेड की जगह भी वी एक्स लिखा। तो आपका वी एक्स स्क्वायर कितना आया, वी स्क्वायर बाय 3, है ना। तो ये तुम्हें याद रखना है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकता है, किसी को इसमें आप कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
कोई डाउट है किसी को? नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, कोई डाउट नहीं है तो एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। ठीक है, देखो इसके साथ तुम्हारे आइडियल गैस के एजम्पशंस खत्म होते हैं। अब एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में। एक सेकेंड, हाँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, ये हैंग हो गई स्क्रीन, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो लिखो अपनी कॉपी में रियल गैसेस। एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में और लिख के ले लो, ये लाइन तुम्हें पक्का मिलेगी कि बताओ क्या कंडीशन हो कि रियल गैस और आइडियल गैस दोनों एक जैसी बिहेव करे। तो रियल गैसेस बिहेव्स लाइक रियल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस at very high temperature at very high temperature and low pressure। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार मेरे पास एक कंटेनर में रियल गैस है और मुझे ना आइडियल गैस जैसा बिहेवियर चाहिए, तो आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दो और प्रेशर बहुत कम कर दो, तो आपकी रियल गैस भी कैसे बिहेव करने लगेगी? आइडियल गैस के जैसे। तो रियल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, तो 4 ऑप्शन होते हैं: हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। याद रखना, रियल गैस आइडियल गैस के जैसे कब बिहेव करती है? जब आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और आपका प्रेशर बहुत कम होता है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। बस अपन इस चैप्टर के एंड की तरफ जा रहे हो। अब किसी को इस लाइन में कोई डाउट है तो पूछो। क्योंकि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, आपके पार्टिकल्स उतना तेज तेज वाइब्रेट कर रहे होंगे, चल रहे होंगे, तो पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स कम लगाएंगे। और जितना प्रेशर कम होगा तो पार्टिकल्स उतने दूर दूर होंगे। तो हम चाहते भी तो यही है। आइडियल केस में क्या होता है कि पार्टिकल एक दूसरे पे कम फोर्स लगाए, उनके बीच में इंटरेक्शन कितना हो जाए? जीरो। तो उनके बीच में इंटरेक्शन जीरो तभी होगा जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और प्रेशर बहुत कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। टॉपिक लिखो प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो आइडियल गैस जिस कंटेनर के अंदर भरी हुई है उसकी वॉल पे कितना प्रेशर लगेगा। अब तुम सब समझना, थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है। तो सपोज करो कि मेरे पास ये कंटेनर की दीवार है, ये जो हरे कलर की है ना, ये है वॉल ऑफ कंटेनर। और मान लो कि मेरे पास एक आइडियल गैस का पार्टिकल है जिसका मास है m, और मान लो कि ये दीवार की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी vx है। तो आप मुझे बताओ इस मास का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ एक्स डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कितना होगा? तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? कितना मास है इंटू कितनी वेलोसिटी है। और वेलोसिटी इधर की तरफ है तो पॉजिटिव लेते हैं और पीछे की तरफ है तो नेगेटिव लेते हैं। अब होगा क्या, ये पार्टिकल आएगा 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 आएगा, टकराएगा और टकरा के वापस उल्टा जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि जितने भी कोलिजन है वो सारे के सारे इलास्टिक है, मतलब एनर्जी लॉस तो हो नहीं सकता। तो आया अगर Vx से है तो जाएगा भी किससे? Vx से। तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास, लेकिन ब्रैकेट में क्या आएगा? माइनस Vx। क्यों? क्योंकि जब वो आ रहा था तो वेलोसिटी इधर की तरफ थी, लेकिन जब वो टकरा के जा रहा है तो वेलोसिटी पीछे की तरफ है। तो ये आपका फाइनल मोमेंटम है। तो आपका चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स। तो P फाइनल की जगह तो माइनस एम वी एक्स आ गया, इस माइनस की जगह माइनस लगाया तो ये कितना हो जाएगा? -2mvx। लिख लो अपनी कॉपी में, ये आ गया तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम। लिखो एक बार इसको अपनी कॉपी में। तो अगर मान लो कोई इंसान तुम्हें क्वेश्चन पूछे कि एक कोई मास है m जो वेलोसिटी vx से कंटेनर से टकरा रहा है और कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है, तो बताओ मोमेंटम कितना चेंज होगा? तो -2 इंटू m इंटू वी एक्स।
लिख लो -2 इंटू एम इंटू वी एक्स, और मान लो कि यहां पे आपको एन डैश दे रखा है। एन डैश का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन डैश का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो याद रखना, इस कंटेनर की वॉल पे जो प्रेशर लगता है, इसका फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट कर लो, एन डैश इंटू एम इंटू वी एक्स स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। एन डैश का मतलब क्या है? एन डैश का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर आप ये भी लिख सकते हो एन अपॉन वी। एन का मतलब क्या है? कितने पार्टिकल है। वी का मतलब क्या है? कितना वॉल्यूम है। लिख लो। तो अगर कोई एक मास दीवार से टकराता है तो क्या चेंज होता है? मोमेंटम। और जब भी मोमेंटम चेंज होता है तो क्या लगता है? फोर्स। और जब भी फोर्स लगता है तो क्या लगता है? प्रेशर। तो यहां पे प्रेशर का फॉर्मूला कितना है ये तुम्हें याद रखना है। तो प्रेशर का कितना फॉर्मूला आएगा? एन डैश। एन डैश का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप खुद सोचो, जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतने पार्टिकल दीवार से टकराएंगे, और जितने पार्टिकल दीवार से टकराएंगे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? एन डैश इंटू एम इंटू वी एक्स स्क्वायर। एम मतलब क्या है? एम का मतलब है मास ऑफ वन पार्टिकल। एन का मतलब क्या है? एम का मतलब है कि बताओ एक पार्टिकल का कितना मास है, मास ऑफ वन पार्टिकल। और वी एक्स मतलब एक्स में क्या वेलोसिटी है। लिख लो अपनी कॉपी में। कई बार एमसीक्यू में सीधा यही ऑप्शन होता है कि बताओ प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। और याद रखना, यहाँ पे एन डैश नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, यहाँ पे एन डैश का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन अपॉन वी। बस एक स्टेप और है, फिर अपना ये खत्म हो जाएगा। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, तो देखो, तो प्रेशर का फॉर्मूला सर कितना है? हाँ पूछो। सर यहाँ पे अपन ने वॉल्यूम तो 0 अज़्यूम किया है। बेटा ये जो वॉल्यूम है ये कंटेनर का वॉल्यूम है, कि ये जो कंटेनर है ओके ना, सर। अपन ने कंटेनर का वॉल्यूम लिया है। अपन ने किसका वॉल्यूम जीरो लिया है? एटम्स और पार्टिकल्स का। तो अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि एटम और पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो जीरो है, कंटेनर का जीरो थोड़ी है। ओके सर। ठीक है, तो यहां पे देखो फॉर्मूला क्या बना। तो अब तुम सब फॉर्मूला देखना। तो प्रेशर का फॉर्मूला कितना आया? एन डैश एम वी एक्स स्क्वायर। और मैंने तुम्हें क्या बोला? एन डैश क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन डैश की जगह क्या पुट कर दो? एन अपॉन वी। एम की जगह एम। और अगर तुम भूल गए हो तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि वी एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर बाय थ्री। याद है कि भूल गए? वी मतलब टोटल वेलोसिटी, वी एक्स मतलब एक्स में क्या वेलोसिटी है। तो यहां पे आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन थ्री। इस पीवी को उधर लेके जाओ, तो पीवी को इधर क्या बचेगा? एन इंटू, आप क्या करो, टू से मल्टीप्लाई करो और टू से डिवाइड करो। तो टू अपॉन थ्री इंटू अपन क्या लिख सकते हैं? एम वी स्क्वायर बाय टू लिख सकते हैं। मैंने क्या किया देखो, मैंने ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी टू से मल्टीप्लाई किया। तो मैंने एम वी स्क्वायर बाय टू को अलग निकाल दिया। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी? पीवी इक्वल टू एन इंटू टू बाय थ्री इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। और यहां पे एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लिख लो अपनी कॉपी में। बस दो स्टेप और है और फिर अपना आंसर आ जाएगा, और फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो मैंने क्या किया देखो, एन डैश की जगह पुट किया मैंने एन अपॉन वी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वी एक्स स्क्वायर क्या होता है? वी स्क्वायर बाय थ्री। क्योंकि मुझे ये पता करना है कि एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो मतलब मुझे हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है। क्योंकि किसी भी पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी कितनी है? वी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और आप मुझे बताओ, आइडियल गैस है तो पीवी को अपन क्या लिख सकते हैं? एन आर टी लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इंटू टू बाय थ्री। और मान लो इसको मैं एनर्जी लिखता हूं ई। ई मतलब क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पे ध्यान से देखो, आपको ई की क्या वैल्यू मिलेगी। आप थ्री को उधर भेज दो, टू को नीचे भेज दो, तो आपको ई कितना मिलेगा देखो? थ्री बाय टू एन आर टी अपॉन एन। और यहाँ पे एन का मतलब क्या है? इस एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ये अपन ने क्या लिखा हुआ है? आइडियल गैस इक्वेशन लिखी हुई है। तो ध्यान से देखो, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो याद रखना, अगर कोई तुम्हें पूछे कि किसी भी आइडियल गैस के पार्टिकल की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, तो किसी भी आइडियल गैस के पार्टिकल की एनर्जी सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है कि उस गैस का टेम्परेचर कितना है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा
उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो ये बस तुम्हें प्रूव करना था। और अब तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं चालू करूंगा तुम्हारा ऑसिलेशन एंड वेव्स, जो अपनी लास्ट यूनिट है ना, उसके बाद अपन रिवीजन कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन चालू करेंगे ऑसिलेशन एंड वेव्स। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में आता है कि प्रूव करो कि आइडियल गैस के पार्टिकल की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, तो आपको चालू कहां से करना है? आपको यहां से चालू करना है, इनिशियल फाइनल मोमेंटम और पी का फॉर्मूला लिख के, और आपको फाइनली यहां तक लेके आना है उसको। ठीक है? आइडियल गैस के सारे एजम्पशंस याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। वेलोसिटी का रिलेशन याद रखना, और याद रखना कि आइडियल गैस की जो एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। अब एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं, एक बार कोई डाउट है तो पूछ लो। सर नंबर ऑफ मोल्स पे करती है डिपेंड एक्चुअली एनर्जी। नंबर ऑफ मोल्स पे नहीं करती। क्यों नहीं करती है? इसलिए नहीं करती, मैं बताता हूँ। ठीक, ई का क्या फॉर्मूला आया? 3/2। एक बार लिख लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख कैसे नहीं करती है। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार लिख लो जिनको लिखना बाकी है। ठीक है? अब इस जैसे देवांश ने पूछा कि सर नंबर ऑफ मोल्स पे भी तो करती है, देखो कैसे नहीं करती। देखो 3/2, और अगर तुम्हें पता हो तो 9th क्लास में आता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दो तरीके, मास अपॉन मोलार मास, और पता है एक और फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तुम्हें याद है कि तुम भूल गए? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दो तरीके, मास अपॉन मोलार मास, एक और तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहां पे ये जो फॉर्मूला था ना तुम्हारा, ये वाला 3/2 एनआरटी बाय एन, देखो 3/2 एनआरटी बाय एन। तो इसको अगर मैं एन को पुट करूं तो एन को क्या पुट कर सकता हूं मैं? एन अपॉन एन है। तो यहाँ पे नीचे एन पहले से था, इंटू आर इंटू टी। तो एन से एन गया, तो ये कितना आया? 3/2 इंटू आर अपॉन एन ए इंटू टी। तो ध्यान से देख, अब तेरी एनर्जी 3 पे डिपेंड करती है जो कांस्टेंट है, 2 पे डिपेंड करती है जो कांस्टेंट है, आर पे डिपेंड करती है जो कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर पे डिपेंड करती है जो कांस्टेंट है। तो खाली क्या बचा? टी। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ एक आइडियल गैस के पार्टिकल, एक आइडियल गैस है, उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, किस पे? टेम्परेचर पे, बस। है ना? ठीक है, तो एक क्वेश्चन का तुम आंसर करो। तो क्वेश्चन है ये कि मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है, इसमें 27 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन गैस बंद है, और एक और कंटेनर है, इसमें भी सेम 27 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन गैस बंद है। और मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल देखा, और मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखा। मान लो इस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की एनर्जी E1 है, ऑक्सीजन की E2 है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? E1 ग्रेटर देन E2, E2 ग्रेटर देन E1, E1 इक्वल टू E2, या नन ऑफ दिस? ए, बी, सी, डी। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे क्या? नेट नहीं आ रहा क्वेश्चन था। ये है कि दो कंटेनर है, दोनों में आइडियल गैस बंद है, एक में नाइट्रोजन गैस है, एक में ऑक्सीजन है। दोनों का टेम्परेचर 27 डिग्री है, 27 डिग्री 27 डिग्री। नाइट्रोजन का मोलार मास होता है 28 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 32 ग्राम। तो आपको बताना है कि ये जो नाइट्रोजन वाला कंटेनर है, इसके अंदर मैंने एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देखा, और जो ऑक्सीजन वाला कंटेनर है, इसके अंदर मैंने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखा। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ, बात चलिए, करेक्ट है। किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है, किस पे? टेम्परेचर पे। तो यहां पे सिंस दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो E1 विल बी इक्वल टू E2। ठीक है, और याद रखना ये कब? जब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो। जैसे यहाँ पे N2 है और यहाँ पे O2 है। ठीक है, मतलब दोनों डायटोमिक होने चाहिए, या दोनों मोनोएटॉमिक होने चाहिए। क्योंकि अगर मान लो नंबर ऑफ एटम्स अलग है
तो याद है डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग हो जाएगा। और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग है तो याद है मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ा रखा है कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी होती है, हाफ के बी टी। तो एफ के पास कितनी हो जाएगी, एफ बाय 2 के बी टी। तो अगर O2 है और N2 है तो इन दोनों के तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होते हैं, तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक टेस्ट भेजूंगा, आपके पास कल शाम तक है उस टेस्ट को सबमिट करने के लिए, कल शाम तक। तो मैं तुम्हें अभी भेज रहा हूँ टेस्ट, थोड़ी देर में 5-10 मिनट में। वो टेस्ट आप कल शाम तक सबमिट कर देना मुझे, वो पूरा टेस्ट। उसमें काफी क्वेश्चंस हैं, है ना। और फिर अपन चालू करेंगे ऑसिलेशन एंड वेव्स। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। ओके, ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अपन नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे नया यूनिट, आज नहीं करते हैं। ठीक है, चलो तुम्हें वो टेस्ट सबमिट करना है। ठीक है, चलो ओके बाय यार। थैंक यू सर।